तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे द्वारा इस समय पीसीएस प्री 2024 के लिए आपको करंट अफेयर और जीएस की लगातार वीडियो क्लासेस दी जा रही हैं और उनकी हमने दोनों की करंट अफेयर की और जीएस की इन दोनों की प्लेलिस्ट बनाकर आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर और मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन में हमारा ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया है। यदि अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद भी उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, देखिए यहाँ पर दिए गए हैं मौलिक अधिकार और इधर दिए गए हैं उनके अनुच्छेद, यानी किस अनुच्छेद में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए अस्पृश्यता का अंत, यह अनुच्छेद 17 में ये क्या है, अनुच्छेद 17 में ही है, तो ये सही हो जाएगा। आगे है गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण, ठीक है। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण ये किस में है, अनुच्छेद 23 में है, तो नहीं, ये अनुच्छेद 23 में नहीं, ये गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए यही आपका गलत हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। और आगे है धर्म की स्वतंत्रता, तो धर्म की स्वतंत्रता देखिए किस में है, अनुच्छेद 25 में है, ये सही है, ठीक। और आगे है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, तो ये अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में ही दिया गया है, यह भी सही है, ठीक है। तो यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, जो कि सही मैचिंग नहीं है, ठीक है। तो इसका सही मैचिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 23 में ना होकर ये किस में है, अनुच्छेद 22 में है, ठीक है। ये गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण ये अनुच्छेद 22 में दिया गया है, ठीक है। चलिए आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया गया है कि अस्पृश्यता का अंत ये अनुच्छेद 17 में है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध का संरक्षण ये देखिए अनुच्छेद 22 में ही दिया गया है। और धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है और अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। तो देखिए बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। यानी कि 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा सन 1976 में पारित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने में से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, साफ साफ दिया गया है कि जो प्रस्तावना में शब्द प्रयोग किए गए हैं, प्रस्तावना में शब्द प्रयोग किया गया है समाजवाद, ठीक है। इस समाजवाद शब्द को हम किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ें, ठीक है, किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ें कि सर्वोच्च न्यायालय समान कार्य के लिए समान वेतन देने के लिए इसे मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित कर सके, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। इसका देखिए यहाँ पर जो अनुच्छेद दिए गए हैं, यहाँ पर जो अनुच्छेद दिए गए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, 15, 15, 14, 15, 16 एवं 14, 16, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 14 और 16 को अगर हम समाजवाद शब्द के साथ मिलाकर पढ़ें तो ये एक प्रकार के समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये इसमें कथन दिया गया है। आगे देखिए इसमें दिया गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में उपर्युक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। यानी एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक बार उसे अभियोजित या फिर दंडित नहीं किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20, ठीक है। यानी अनुच्छेद 20 में यह दिया गया है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के एक ही बार अभियोजित और दंडित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार क्या है, एक मूल अधिकार है या फिर एक विधिक अधिकार है, ठीक है, या फिर ये दोनों है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सूचना का अधिकार ए और बी दोनों है, यानी कि ये एक मूल अधिकार भी है और एक विधिक अधिकार भी है, ठीक है। ये दोनों के अंतर्गत आता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, वे हैं, ठीक है। यानी समानता का जो अधिकार दिया गया है वो किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में आपका समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिससे आपको देखना है कि इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला है इसमें कि ए है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये नीति निर्देशक सिद्धांतों में है या नहीं, तो इसका ये सही है, यानी कि ये इन सिद्धांतों का उद्देश्य है। ठीक है, दूसरा है कि सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, तो ये भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत जो दिए गए हैं, तो नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। ठीक है, अगला डी है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक, ये नीति निर्देशक सिद्धांत के उद्देश्य में नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह एक क्या है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन ये भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह क्या है। ठीक है, ये किस में दिया गया है, यह मौलिक अधिकार है या फिर यह राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है या मौलिक कर्तव्य है या आर्थिक अधिकार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यह राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। ठीक है, चलिए आइए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए दिया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। ठीक है, यह 39 घ अनुच्छेद 39 घ यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 39 घ के अनुसार संसद ने 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था। ठीक है, तो अनुच्छेद 39 घ में आपका ये समान कार्य के लिए समान वेतन दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कराना है। ठीक है, हमको इन दोनों सूचियों को एक दूसरे से सुमेलित कराना है। देखिए एक तरफ दिया गया है संविधान के अनुच्छेद और दूसरे तरफ उनमें अनुच्छेदों में जो विषय दिए गए हैं वो दिया गया है। ठीक है, तो हमको इनके अनुच्छेदों के साथ इनके विषय को मैच कराना है। ठीक है, तो आइए मैच करा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया अनुच्छेद 40, तो अनुच्छेद 40 में क्या है, तो इसका सही आंसर, इसका मैचिंग हो जाएगा आपका ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 का जो मैचिंग हो जाएगा ये 1 से ही हो जाएगा। ठीक है, ए का। अगला है अनुच्छेद 41, तो अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार दिया गया है, तो ये इसका मैचिंग इसी से हो जाएगा। ठीक है, ये यानी इसके आमने सामने जो दिया गया है ये सही मैचिंग दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया गया है अनुच्छेद 44, तो सी में दिया गया अनुच्छेद 44 ये समान नागरिक संहिता के बारे में है, ये भी इसका सही मैचिंग है। और इसके आगे दिया गया अनुच्छेद 48, तो ये कृषि एवं पशुपालन का गठन करता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी ABCD जो दिया गया है तो इनमें जो है इनके चारों यही सही मैचिंग हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 ये सही मैचिंग है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 41 में क्या है, तो इसमें कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, ये अनुच्छेद 41 में है। अनुच्छेद 44 में क्या है, अनुच्छेद 44 में है आपका नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ठीक है, और अनुच्छेद 48 में क्या है, तो इसमें है कृषि एवं पशुपालन का गठन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है। ठीक है, जो मनरेगा कार्यक्रम है ये निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43। ठीक है, अनुच्छेद 43 में इस मनरेगा कार्यक्रम को सम्मिलित किया गया है, अनुच्छेद 43 के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, देख लीजिए। पहला है आपका मद्य निषेध, तो ये है सही है। अगला है गौ संरक्षण, तो ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। सी है पर्यावरण संरक्षण, तो ये भी आपका नीति निर्देशक तत्व है। लेकिन डी है इसमें 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, यही आपका नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आइए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। इसकी व्याख्या आपको जानना बेहद ज़रूरी है।
क्योंकि देख लीजिए दिया गया है कि संविधान में मद्य निषेध अनुच्छेद 47 के तहत, ठीक है। तो मद्य निषेध किस में है? ये है अनुच्छेद 47 में आपका है। गौ संरक्षण किस में है? तो ये अनुच्छेद 48 में है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण किस में है? तो ये भी अनुच्छेद 48 क में है, ठीक है। पर्यावरण आपका अनुच्छेद 48 क में है, गौ संरक्षण अनुच्छेद 48 में है, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक। आगे देखिए क्या दिया गया है कि 14 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45, ठीक है, अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व था, ठीक है। यानी जो इसमें कथन दिया गया है कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यह पहले अनुच्छेद 45 में था, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद अनुच्छेद 21 क, ठीक है, अनुच्छेद 21 क के तहत अब यह मूल अधिकार बन गया है, ठीक है। पहले देखिए ये नीति निर्देशक सिद्धांत में था अनुच्छेद 45 के अंतर्गत, लेकिन अब अनुच्छेद 21 क के तहत इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। और अब अनुच्छेद 45 के अंतर्गत शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। अब 6 वर्ष से आयु के नीचे के बच्चों की इसमें शिक्षा की बात की जा रही है अनुच्छेद 45 में, ठीक है। तो 14 वर्ष की आयु के बच्चे जो थे ये अब मौलिक अधिकार इनका बन गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद इनका ये मौलिक अधिकार बन गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। इनमें से जो ये नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं यहाँ, इनमें से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत है जो संविधान के बाद में जोड़ा गया है, ठीक है, संविधान बनने के बाद। तो देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन दिया गया है, तो ये पहले से था। गोवध निषेध ये भी पहले से था। मुफ्त कानूनी सलाह, ठीक है, मुफ्त कानूनी सलाह यही बाद में जोड़ा गया है। बाकी समान नागरिक संहिता ये भी पहले से था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मुफ्त कानूनी सलाह, ये संविधान बनने के बाद इसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों में जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर मूल कर्तव्यों से प्रश्न दिया गया है, थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्न धूमिल हो गया है, इसके आगे के प्रश्न सही दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ 2-3 प्रश्न यहाँ पर थोड़ा धूमिल हो गए हैं, ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा क्षमा चाहते हैं, बाकी आगे के प्रश्न आपको सही मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए मूल कर्तव्य से क्या दिया गया है, हम पढ़ देते हैं, आप समझने का प्रयास करिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ठीक है। इनमें से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, यही कहा रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 42वां संविधान संशोधन आपके मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। दिया गया है कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 क, ठीक है, संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क से के तहत दिया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। यानी मौलिक कर्तव्य से संबंधित कौन सा इसमें कथन सही नहीं है। तो देखिए पहला कथन दिया है कि ए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। अब देखिए पहला जो कथन है यही आपका गलत है, बाकी सभी जो कथन दिए गए हैं वो सब सही है। यानी कि उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, यह सही है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, यह भी सही है आपका, ठीक है। और डी है आपका कि किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है, ठीक है। तो ये तीनों आपके सही हैं और ये जो है ये गलत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो देखिए यह प्रश्न 2014 में पूछा गया है, तो इस समय पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि कुल 11 मूल कर्तव्य हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदस्य कौन कौन से होते हैं। तो देखिए इसमें है, पहला दिया गया कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, तो ये तो हो ही जाएंगे। अगला है कि राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, तो ये होंगे, ये नहीं होंगे, दोनों सदन नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए आगे है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये सही है। आगे है दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये भी सही है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4, ठीक है। दोनों सदन इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, यानी
किसी भी राज्य में अगर विधानसभा और विधान परिषद दोनों दिए गए हैं तो केवल और केवल विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित है। तो देखिए केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है, ये पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ठीक है, तो लिखा गया है कि नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए लिखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी, और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या उस अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 53(1) में कहा गया है कि संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। तो निम्नांकित में से भारत के गणतंत्र का प्रमुख कौन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं ये भारतीय गणतंत्र के प्रमुख है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, इनमें से कौन राष्ट्रपति थे जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ये भारतीय ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, यहाँ पर यह दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति भी न हो और राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति भी न हो तो फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा, राष्ट्रपति का कार्य कौन देखेगा। ठीक है, कार्यवाहक के रूप में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होगा ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा यदि उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं है तब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था, इसका सही आंसर हो जाएगा ये भारत के प्रधान न्यायाधीश देखेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा, तो ये भारत के प्रधान न्यायाधीश करेंगे। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया और जो कि दूसरे को आर कहा गया कारण को। ठीक है, तो देखिए कथन और कारण का प्रश्न है। कथन और कारण में क्या दिया गया है, यहाँ देखिए कथन दिया गया है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है। ठीक है, ये कथन दिया गया है। कारण क्या दिया गया है, कारण में आपका दिया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये कथन और कारण सही है या नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो यहाँ जो कथन और कारण दिए गए हैं ये दोनों कथन और कारण सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया गया कथन की कारण द्वारा पुष्टि होती है क्योंकि अनुच्छेद 66(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए, जबकि अनुच्छेद 89(1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बनना है तो इसे उपराष्ट्रपति बनने के लिए इन्हें आपका राज्यसभा का सदस्य बनने की अर्हता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो देखिए पहला कथन क्या है, पहला कथन है कि राष्ट्रपति की तरह
उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। तो ये क्या कथन सही है? तो ये सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। फिर दूसरा कथन दिया गया है कि राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो राज्य की विधानसभा होती है वो तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। ठीक है। लेकिन क्या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेती है? तो ये गलत हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं। ठीक है। तो इसका केवल आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए सही हो जाएगा। केवल एक जो पहला वाला दिया गया था कथन वही सही है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है। तो अगला प्रश्न है भारत का उपराष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं। ठीक है। तो हमको ये देखना है कि भारत के उपराष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन से कथन ये सही हैं। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए दिया गया है कि पहला दिया गया कथन कि भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, पदधारी है। तो ये सही है कि नहीं? ठीक है। तो ये सही है। ठीक है। आगे दिया गया है दूसरा कथन दिया गया है कि के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं है। यानी कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी औपचारिक कार्य या फिर दायित्व नहीं है। तो ये कथन सही है। तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है। आगे दिया गया है तीसरा दिया गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। तो सही बात है, ये भी कथन सही है कि राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है तो उसके अनुपस्थिति में यह राष्ट्रपति का दायित्व देखता है। ठीक है। राष्ट्रपति का कार्य देखेगा। ठीक है उपराष्ट्रपति। चौथा कथन दिया गया है कि राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थितिकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है। तो ये कथन सही है। तो ये भी कथन सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि सभी चारों ये कथन जो दिए गए हैं ये सही है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? ठीक है। यहाँ दिया गया है कि जो इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं इसमें से कौन सा अनुच्छेद आपके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति की विवेचना करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति दिया गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या कथन दिए गए हैं? तो देखिए दिया गया है कि पहला कथन है संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक है। और दूसरा कथन क्या दिया गया है? दूसरा कथन दिया गया है कि संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। तो इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। यानी पहला कथन सही है और दूसरा क्या है? दूसरा कथन गलत दिया गया है। ठीक है। तो ये संघ के जो मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण नहीं करते हैं, बल्कि किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है। किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है। तो कथन एक सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए आइए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया गया कि भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। ठीक है। किसमें? अनुच्छेद 75(3) के तहत दिया गया है। ठीक है। यानी अतः कथन एक सत्य है। इसके अलावा अनुच्छेद 75(2) में, ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। किसके? राष्ट्रपति के। ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे। इस प्रकार कथन 2 असत्य है। ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 25 वर्ष। 25 वर्ष का कोई व्यक्ति है तो वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, प्रधानमंत्री के कुछ नाम दिए गए हैं। ये देखिए जैसे जवाहरलाल नेहरू है, आपके इंदिरा गांधी है, गुलजारीलाल नंदा है, अटल बिहारी वाजपेयी हैं। तो इनमें से कौन कौन से वो प्रधानमंत्री हैं जो कि एक से अधिक बार प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किए हैं? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये चारों लोग,
ये जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी, ये चारों लोग एक से अधिक बार प्रधानमंत्री पद ग्रहण किए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कौन कौन से प्रधानमंत्री का नाम दिया गया है। यहाँ पर देखिए जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, इन सभी लोगों का नाम दिया गया है। तो इसमें से कौन कौन से सही आंसर हो जाएंगे। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 3, 4 और 5 केवल। ठीक है, 3, 4 जो 5 है ये आपके एक से अधिक बार प्रधानमंत्री पद सुशोभित किए हैं, जिसमें आपके हैं गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पर देखिए ये नहीं दिया गया है कि ये एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नहीं, यहाँ दिया गया है कि प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद, यानी कुछ समय के बाद जो है फिर से ये प्रधानमंत्री बने, लगातार नहीं बने। देखिए जवाहरलाल नेहरू जैसे हैं तो ये जवाहरलाल नेहरू लगातार बने थे प्रधानमंत्री। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री तो केवल एक ही बार प्रधानमंत्री बने हैं, और जवाहरलाल नेहरू लगातार दोनों बार रहे हैं। ठीक है, 10 साल लगातार रहे थे। तो इस प्रकार से और जो ये नीचे तीनों प्रधानमंत्रियों का नाम दिया गया है, गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, इन लोगों ने बीच में गैप भी किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ। ठीक, इनमें से कौन प्रधानमंत्री ऐसे थे जो कि कभी भी अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित हुए ही नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह अपने कार्यकाल में, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कभी भी संसद में उपस्थित हुए ही नहीं थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य करते हैं। ठीक है, भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं ये कौन सा कार्य करते हैं। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, लोक वित्त संरक्षक के रूप में, सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, या उपयुक्त सभी के संरक्षक के रूप में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लोक वित्त संरक्षक के रूप में। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा का कार्य क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का काम क्या है, ये लोक वित्त का संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर। चलिए अगला प्रश्न है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है। तो ये उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसके ऊपर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संसद की जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। तो इसमें से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, महान्यायवादी को। ठीक है, महान्यायवादी को सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। ठीक है, आइए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 76, ठीक है, किसमें है। तो ये अनुच्छेद 76 में है। ठीक है, अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, महान्यायवादी कहा जाता है और इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। ठीक है, की नियुक्ति करता है। कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत। तो अनुच्छेद 76 के तहत है। और इसके पास योग्यता कौन सी होनी चाहिए। तो इसके पास योग्यता होनी चाहिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए इसके पास। ठीक है, और ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, और ये अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो भारत के न्यायवादी के संबंध में, महान्यायवादी के संबंध में यहाँ देखिए कुछ कथन दिए गए हैं। हमको इन कथनों पर विचार करना है।
देखिए पहला कथन दिया गया है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये पहला कथन है तो ये सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, तो दूसरा कथन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए तीसरे कथन में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया कि उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, तो क्या यह सही है? नहीं, तो ये गलत है। आगे है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, तो क्या यह कथन सही है? तो ये भी कथन गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कथन 1 और 2 सही थे। ठीक है, देखिए इसके संबंध में थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, तो देखिए दिया गया है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, भारत का अटॉर्नी जनरल संसद का सदस्य नहीं होता है। भारत का अटॉर्नी जनरल संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह सदन की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है। ठीक है, सदन की बैठकों में भाग ले सकता है और बोल सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता है। ठीक, यह अनुच्छेद 88 में कहा गया है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। ठीक है, यानी कि संसद उस पर महाभियोग लगाकर उसे नहीं हटा सकती, बल्कि राष्ट्रपति उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है, तो लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 550 सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है लोकसभा में। ठीक है, चलिए देखिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। दिया गया है कि लोकसभा संसद का निचला सदन है, इसके सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या 552 थी। कितनी थी? 552 थी, जो कि अब 550 रह गई है। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है। ठीक, यानी पहले 552 थी, अब यह 550 रह गई है, और 550 में कितनी सदस्य संख्या है लोकसभा में? 543 है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कथन और कारण से। ठीक है, तो कथन क्या दिया गया? कथन दिया गया कि राजक सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद यानी डिस्कशन पसंद नहीं करती। ठीक है, यहाँ पर दिया गया पहला कथन दिया गया। ठीक है, और कारण में क्या दिया गया कि इस नियम में वाद विवाद के साथ मतदान का भी प्रावधान है। ठीक, ये कारण दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ सही आंसर इसका दिया गया है ए। ठीक है, कि कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये जो कथन और कारण दिए गए हैं ये आपका दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको पता होगा कि ये जीवी मावलंकर थे। ठीक है, जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर आपकी ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप सब तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। धन्यवाद।